आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आर्यन राजा की सीधी बात सुनकर हैरान रह गया। इतनी आसानी से? उसने पूछा। मुझे लगा था कारीगरों का राज्य बाहरी दुनिया के लिए बंद है। बीरू ने सिर हिलाया। उसका हाथ अभी भी आर्यन की तरफ बढ़ा हुआ था। बंद था, लेकिन तुम्हारे गांव में मैंने जो देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि हजारों सालों से हमारा राज्य तरक्की क्यों नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि दरवाजे बंद करके मैं राज्य की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपनी ही तरक्की रोक दी थी। तो आर्यन, हमारी मदद करो और हम तुम्हारी करेंगे। आर्यन हमेशा से कारीगरों के राज्य के साथ अच्छे संबंध चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना आसान होगा। उसने मुस्कुराते हुए राजा का हाथ थाम लिया। दो सभ्यताओं के नेताओं ने हाथ मिलाया, जो उनके सहयोग की शुरुआत थी। राजा ने हंसते हुए आर्यन की पीठ थपथपाई। धप। ये एक फलदायी शुरुआत है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं तुम्हें अपने राज्य में आमंत्रित करना चाहता हूं। ये तो बनता है। आर्यन इसके लिए मना नहीं कर सकता था। कारीगरों के राज्य के अंदरूनी कामकाज को देखने का मौका किसी इंसान को कभी नहीं मिला था। उसे खासकर ये जानने की उत्सुकता थी कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन धातु और शिल्प कैसे बनाते हैं। चलो चलते हैं, आर्यन उत्साह से बोला। अगले दिन आर्यन और बीरू मोटर गाड़ी में सवार होकर कारीगरों के राज्य के लिए निकल पड़े, और ड्राइवर था लड्डू। निकलने से पहले राजा ने आर्यन से एक एहसान मांगा, अपने कलेक्शन के लिए बियर की कई क्रेट साथ ले जाने का। आर्यन मान गया, बस शर्त यह थी कि इसकी कीमत दमिश्क लोहे में चुकानी होगी। अगर यही कीमत है तो मैं हर महीने दमिश्क लोहे की खेप भेजूंगा, बस मेरी बियर का कोटा रिजर्व रखना, बीरू ने कहा। कुछ दिनों बाद वो राजधानी पहुंचे। मोटर गाड़ी को देखकर कारीगरों की आंखें फटी रह गईं। पी पी। बिना घोड़े की गाड़ी? ये क्या धातु का डिब्बा है? क्या ये जिंदा है? और दरवाजे पर लिखा है रीबॉर्न। क्या ये वही रीबॉर्न है जिसकी बियर मैं अभी पी रहा हूं? कारीगर अपना काम छोड़कर उस अजीब गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। आखिरकार गाड़ी शाही महल के सामने रुकी, जहां राजा के सलाहकार घबराई हुई नजरों से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले राजा बाहर निकले। भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगला शख्स कौन होगा। वो एक इंसान था, और ऐसा लग रहा था कि राजा और वो इंसान अच्छे दोस्त हैं। राजा उसका स्वागत किसी मेहमान की तरह कर रहे थे। महाराज, इसका क्या मतलब है? आप एक इंसान को यहाँ क्यों लाए हैं? सलाहकारों ने घबराकर पूछा। राजा ने आर्यन को भीड़ के सामने पेश किया। ये आर्यन है, बंजर जमीन की जन्नत का लीडर, और यही वो दिमाग है जिसने हमें देवताओं का अमृत यानी बियर दी है। उनकी आवाज पूरी राजधानी में गूंज उठी। मैं इसे हमारे बीच गठबंधन कायम करने के लिए लाया हूं। अब हम संसाधन, ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। चिंता मत करो मेरे प्यारे नागरिकों, इस गठबंधन के सफल होते ही तुम बिना किसी डर के बियर खरीद सकोगे, तुम क्रिकेट का मजा ले सकोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी खुद की मोटर गाड़ी खरीद सकोगे। ये गठबंधन हमारे राज्य में क्रांति लाएगा। हम साथ मिलकर तरक्की करेंगे। राजा ने आर्यन का हाथ ऊपर उठाया। तालियों की गड़गड़ाहट। भीड़ चिल्लाने लगी। इसकी शुरुआत कुछ पियक्कड़ों ने की जो बियर की आज़ादी से खुश थे, लेकिन जल्द ही बाकी कारीगर भी जश्न में शामिल हो गए। उन्होंने उस अजीब धातु की मशीन को देखा था, और एक कारीगर होने के नाते उन्होंने उसकी जटिलता की तारीफ की। हमें बियर चाहिए, हमें बंजर जमीन की जन्नत देखनी है। हुर्रे हुर्रे। जश्न थमने के बाद राजा आर्यन को राज्य के अलग अलग हिस्सों में ले गए। उन्होंने उसे खदानें दिखाईं, जहां से कीमती धातु निकाली जाती थी, फिर भट्टियां, जहां कारीगर उन्हें ढालते थे। आखिरकार वो महल पहुंचे, जो एक विशाल सक्रिय ज्वालामुखी पर बना था, जहां से हमेशा लावा और धुआं निकलता रहता था। सन। लेकिन अजीब बात यह थी कि धुएं ने राज्य को प्रदूषित नहीं किया। वो बादलों में जाकर गायब हो गया, बिना जमीन को गंदा किए। आर्यन ने राजा से इस बारे में पूछा। पता चला कि ज्वालामुखी के धुएं और ऊपर के बादलों के बीच एक अजीब रिश्ता था। ये बादल बहुत छोटे जीवों से बने हैं, इतने छोटे कि नंगी आंखों से नहीं दिखते। वो ज्वालामुखी के गर्म धुएं को खाकर जिंदा रहते हैं, और बदले में वो हमारे राज्य पर एलिमेंटल माना बरसाते हैं, जिससे ये जगह जादू से भर जाती है। आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैसा राजा ने कहा था, ये जगह पानी, हवा और जमीन के माना से भरपूर थी। भले ही राज्य में ज्यादातर आग का माना पैदा करने वाली भट्टियां थीं, यहां संतुलन था। इन जीवों के बारे में जानकर आर्यन के दिमाग में आइडियाज की बाढ़ आ गई। ये बादल, ये बंजर जमीन में पानी के माना की कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए अगला एपिसोड।
आर्यन समझ गया कि ये अदृश्य जीव दरअसल बैक्टीरिया हैं जो जादू से बदल गए हैं। जैसे इस दुनिया में इंसान और राक्षस दोनों जादू जानते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया भी जादूगर बन गए। गनीमत ये थी कि ये बैक्टीरिया बादलों पर रहते थे और जहरीले धुएं को अपना खाना बनाते थे। और मजे की बात ये कि बदले में वो भरपूर एलिमेंटल माना पैदा करते थे। अगर बंजर जमीन के ऊपर ऐसे बादल आ जाएं तो वहां पानी के माना की बारिश होगी, फिर वो रेगिस्तान नहीं रहेगा। आर्यन हमेशा पेट्रोलियम का इस्तेमाल करने से डरता था क्योंकि उससे प्रदूषण होता था। वो अब तक अपने जादू से प्रदूषण रोक रहा था, लेकिन इन बैक्टीरिया वाले बादलों के साथ टेंशन खल्लास। उसने तुरंत राजा से पूछा कि ये बादल कैसे मिलेंगे। तुम्हें चाहिए? बिल्कुल, हम तुम्हें एक बादल का बीज दे सकते हैं जो पहाड़ से भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन भाई इसे बड़ा करने के लिए तुम्हें बहुत सारे धुएं की जरूरत पड़ेगी, वरना ये हवा में उड़ जाएगा। और हाँ, शुरुआत में ज्यादा उम्मीद मत रखना, हमारे बादल को ऐसा बनने में हजारों साल लगे हैं। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके पास ज्वालामुखी तो नहीं था, लेकिन स्टीम टरबाइन तो था जो धुएं के गुबार छोड़ता था। जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, धुआं बढ़ेगा और वो धुआं प्रदूषण के बजाय वरदान बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बंजर जमीन में सर्दी, गर्मी और बरसात सारे मौसम होंगे। कारीगरों के राज्य से हाथ मिलाना उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? राजा ने पूछा। आर्यन ने जोर से हां कहा। दरबार में राजा के सलाहकारों और बड़े बड़े कारीगरों के सामने समझाता हुआ। तुम्हारा गांव और तुम्हारी कंपनी रीबॉर्न हमारे राज्य में स्वागत योग्य है। तुम अपना माल बिना रोक-टोक बेच सकते हो, राजा ने पढ़ा। और कारीगरों का राज्य हमें लोहा, स्टील और बाकी धातु देगा, और सबसे जरूरी, हम दमिश्क लोहा खरीद और बेच सकते हैं, आर्यन ने दोहराया। दोनों सहमत थे। तभी राजा ने एक और प्रस्ताव रखा। हम दोनों इलाकों के बीच एक पक्की सड़क बनाना चाहते हैं। सामान हम देंगे, काम तुम करना। आर्यन ने तुरंत मान लिया। मोटर गाड़ी के लिए पक्की सड़क तो चाहिए ही थी। लेकिन आर्यन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मेरा एक और प्रस्ताव है। मैं हमारे इलाकों के बीच एक ट्रेन चलाना चाहता हूं। राजा और सलाहकार एक दूसरे को देखने लगे। ट्रेन? ये क्या भला है? ट्रेन एक ऐसा सिस्टम है जो बंजर जमीन और इस राज्य को जोड़ देगा। सफर में सिर्फ 1 दिन लगेगा, आर्यन ने समझाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। 1 दिन से भी कम? अगर आर्यन ने अपने आविष्कार ना दिखाए होते तो वो इसे झूठ मान लेते। क्या ये सच है आर्यन? तुम इतनी तेज गाड़ी कैसे बना सकते हो? राजा ने पूछा। आर्यन ने मन ही मन अपने साथी से पूछा, साथी, क्या तुम मुझे ट्रेन बनाने का तरीका बता सकते हो? बिल्कुल, मैंने एक रेलरोड सिस्टम तैयार किया है जो दोनों जगहों को जोड़ देगा। मैं ब्लूप्रिंट तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड कर रहा हूं। 3, 2, 1, सन। जानकारियों का तूफान आर्यन के दिमाग में भर गया। उसने पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन और उसमें बैठे खुश कारीगरों का नजारा देखा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये गठबंधन हमारी सोच से भी ज्यादा फायदेमंद होगा। 1 दिन में माल इधर से उधर, व्यापार आसमान छुएगा। राजा की भौहें खुशी से फड़कने लगीं। सलाहकारों ने भी जोर जोर से सिर हिलाया। जल्दी करो, साइन करो। राजा ने कलम स्याही में डुबोई। आर्यन ने भी साइन कर दिया। उसके साथी ने कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लिया था। कोई लोचा नहीं था। अरे, मैं तो भूल ही गया। इस समझौते के लिए तुम्हें अपने इलाके को एक सरकारी नाम देना होगा ताकि नक्शे पर उसे जगह मिल सके, राजा ने कहा। आर्यन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। गांव अब गांव नहीं रहा था, वो बड़ा हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और वो नाम लिया जो इतिहास बदलने वाला था। रीबॉर्न। आज से मेरे इलाके का नाम होगा रीबॉर्न साम्राज्य। लेकिन जैसे ही आर्यन ने ये ऐलान किया, उसे अंदाजा नहीं था कि ये नाम पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाला है। क्या ये शुरुआत है किसी बड़े युद्ध की? देखिए अगला एपिसोड। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही कारीगरों के राज्य और रीबॉर्न साम्राज्य का गठबंधन पत्थर की लकीर बन गया। ये एक ऐतिहासिक पल था जो भविष्य में रीबॉर्न के दुनिया पर राज करने की शुरुआत माना जाएगा। लेकिन वो कहानी फिर कभी। अभी वक्त था जश्न का। कारीगरों ने शाही दावत तैयार की थी। बियर और मदिरा की नदियां बह रही थीं। आर्यन ने कारीगरों से बात की कि राजधानी के पास रीबॉर्न कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया जाए। सबने तुरंत हामी भर दी।
उसने सोचा कि बाल्मीक जैसा शातिर बंदा यहाँ का बिजनेस संभालेगा और माल की सप्लाई के लिए कस्तूरी से कोऑर्डिनेट करेगा। बातों बातों में कई नए प्लान्स बने, जैसे राज्य की टूटी दीवारों को फिर से बनाने के लिए कंक्रीट का बड़ा ऑर्डर दिया गया। यही तो गठबंधन का फायदा था। कारीगर कच्चा माल भेजेंगे, रीबॉर्न उसे कंक्रीट बनाएगा और वापस भेजेगा। लेकिन असली खेल तो दीवारों के बाद शुरू होगा। प्लान था पूरे कारीगरों के राज्य में प्लम्बिंग और बिजली का सिस्टम लगाना। पानी तो उनके पास था, बस सीवर और पाइपलाइन बिछानी थी। लेकिन बिजली? राजा चाहते थी कि आर्यन रीबॉर्न साम्राज्य से बिजली की तारें उनके राज्य तक लाए। इसके बदले वो हर महीने मोटा पैसा देंगे। इसके लिए आर्यन को अपने स्टीम टरबाइन को अपग्रेड करना होगा। गनीमत थी कि राजा ने दमिश्क लोहे की कोई कमी नहीं होने दी। मेहनत ज्यादा थी, लेकिन कमाई, भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा। पार्टी चलती रही। आर्यन महल की बालकनी में गया और कारीगरों के राज्य को निहारने लगा। उसके शहर में बिजली के बल्ब जलते थे, लेकिन यहां बाटियों की आग ने रात को दिन बना रखा था। मैं इस नजारे से कभी नहीं थकता, राजा ने बालकनी पर आते हुए कहा। फिर वो आर्यन की तरफ मुड़े। उनका चेहरा गंभीर था, नशा गायब। अब जब हम पक्के दोस्त बन गए हैं तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या है? आर्यन ने पूछा। वो वजह जिसके लिए हम इस देश में बसे, वो वजह जिसके लिए हमने खुद को दुनिया से काट लिया, राजा ने कहा। मेरे साथ आओ। आर्यन राजा के पीछे पीछे महल के गलियारों से होता हुआ एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा। उस पर कारीगरों के इतिहास की नक्काशी थी। ये जगह महल की गहराइयों में छिपी थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर भी वहां दमिश्क लोहे के कवच पहने पहरेदार तैनात थे। राजा के इशारे पर भारी दरवाजे खुले। धड़ाम! अंदर से गर्म हवा का एक तूफान आया। यहां क्या है? आर्यन ने पूछा। यहां हमारा सबसे बड़ा राज दफन है, राजा ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो एक गुफा में चलते रहे जो पूरी तरह काले पत्थर ऑब्सिडियन से बनी थी। आर्यन ने अपनी माना गैदरिंग स्किल से देखा तो सन्न रह गया। सामने आग का एक समंदर था। आग का माना इतनी मात्रा में एक जगह इकट्ठा था कि आर्यन की आंखें चौंधिया गईं। वो एक गुंबद वाले कमरे में पहुंचे। बीचों बीच आग का एक विशाल गोला हवा में तैर रहा था, और उस गोले के अंदर कुछ था। पुराने जमाने में हम कारीगर कुछ भी बना सकते थे। हमारे हाथों में जादू था, राजा ने बताया। हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान था, और उन्होंने वो सारा ज्ञान एक ही चीज में कैद कर दिया। आर्यन ने आग के गोले के अंदर उस चीज की परछाई देखी। वो एक निहाई का आधार था, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था। देव भट्टी, गॉड फोर्ज। लेकिन एक हादसे में ये टूट गई और इसके टुकड़े इस पूरे देश में बिखर गए। हम यहां इसीलिए आए हैं, उन टुकड़ों को ढूंढने और देव भट्टी को फिर से जिंदा करने। अगर हम नाकाम रहे तो ये आग कभी नहीं बुझेगी और वो ज्ञान हमेशा के लिए खो जाएगा। आर्यन उस टूटी हुई भट्टी को देख रहा था। क्या वो इस पौराणिक शक्ति को दोबारा जोड़ पाएगा, या ये आग उसे ही भस्म कर देगी? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन देव भट्टी को, या कम से कम उसके एक हिस्से को, हैरानी से देख रहा था। वो एक मोटर गाड़ी जितनी बड़ी थी। अगर ये सिर्फ एक टुकड़ा है तो पूरी देव भट्टी कितनी विशाल होगी। जब हम पहली बार इस देश में आए थे तो हमारा मकसद था देव भट्टी के खोए हुए टुकड़ों को ढूंढना, लेकिन बदकिस्मती से इंसानों ने पहले ही जमीन पर कब्जा कर लिया था। राजा बीरू की आवाज में दर्द था। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने खुद को दुनिया से काट लिया, ताकि जो टुकड़ा हमारे पास है उसे बचा सकें जब तक सही वक्त ना आए। आर्यन की नजरें देव भट्टी पर जमी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रही हो। तुमने इसके राज जानने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने पूछा। कोशिश की थी, राजा ने जवाब दिया। हमने सबसे मजबूत धातु के कवच बनाए, लेकिन इस आग के सामने सब पिघल गए। पानी, हवा, कोई भी जादू काम नहीं आया। हम बस 2 मीटर दूर तक ही पहुंच पाए। ये एक परीक्षा है। हमें साबित करना होगा कि हम इसके लायक हैं, तभी ये हमें अपने ज्ञान तक पहुंचने देगी। आर्यन राजा की हताशा समझ सकता था। इतना ज्ञान सामने हो और उसे छू भी ना सको, ये बहुत बुरा लगता है। लेकिन आर्यन के अंदर एक अलग ही आग जल रही थी।
ये वैसा ही एहसास था जब उसने पहली बार मैजिक टावर की लाइब्रेरी देखी थी। तभी उसे कुछ याद आया। लाइब्रेरी में जब उसने नोट्स को छुआ था तो सारा ज्ञान उसके दिमाग में भर गया था। क्या देव भट्टी को छूने से भी ऐसा ही होगा? राजा बीरू, मुझे एक मदद चाहिए, आर्यन ने देव भट्टी को घूरते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त हो, मांगो, राजा ने कहा। क्या मैं देव भट्टी के पास जा सकता हूं? राजा बीरू हैरान रह गए। तुम देव भट्टी के पास जाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ये आग कुछ ही सेकंड में सबसे सख्त धातु को भी पिघला सकती है। हाँ, मैं उसे छूकर देखना चाहता हूं कि क्या होता है, आर्यन ने शांति से कहा। राजा ने माथा पकड़ लिया। वो आर्यन को जलकर राख होते नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आर्यन इतना कॉन्फिडेंट था कि राजा को मानना पड़ा। ठीक है, अगर तुम आग के पार जा सको तो मेरी इजाजत है, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम नहीं बचोगे तो मैं तुम्हें तुरंत खींच लूंगा। आर्यन मान गया। तुम इस आग का सामना कैसे करोगे? राजा ने पूछा। मेरे पास एक खास स्किल है। जैसे ही आर्यन ने कदम बढ़ाया, देव भट्टी की आग उसे निगलने के लिए लपकी, लेकिन तभी उसके चारों ओर एक रंगीन ढाल बन गई। सन एलिमेंटल माना की उस ढाल ने आग को टकराकर दूर कर दिया। ये मेरा एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस है। आर्यन ने एक और कदम बढ़ाया। आग ने हमला किया, लेकिन ढाल को भेद नहीं पाई। राजा बीरू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बड़े बड़े जादूगर इस आग के सामने फेल हो गए थे, क्योंकि देव भट्टी सामने वाले की ताकत के हिसाब से आग बढ़ा देती थी। लेकिन आर्यन, वो बिना किसी खरोंच के आगे बढ़ रहा था। क्या आर्यन का डिफेंस इतना मजबूत है, या फिर देव भट्टी ने उसे अपने लायक मान लिया है? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। चारों तरफ सिर्फ आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी थी, जैसे वो सीधे सूरज के दिल में कूद गया हो। लेकिन माना उसे बता रहा था कि वो देव भट्टी के करीब पहुंच रहा है। उस आग में सिर्फ फायर माना नहीं था, वहां पानी, हवा, जमीन, जहर, बिजली, अंधेरा और रोशनी, हर तरह का एलिमेंटल माना मौजूद था। और हैरानी की बात यह थी कि ये सारे तत्व आपस में टकराकर बिखर नहीं रहे थे, बल्कि मिलकर एक ऐसी शुद्ध और भयानक ऊर्जा बना रहे थे जो रास्ते में आने वाली हर चीज को राख कर सकती थी। अब आर्यन को समझ आया कि कोई जादूगर या धातु इस आग को पार क्यों नहीं कर पाया। वो सिर्फ आग से बचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी तत्वों ने उन्हें मार गिराया। सिर्फ आर्यन ही ऐसा कर सकता था। उसका एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस हर तत्व से बना था, जो देव भट्टी के हर हमले का जवाब दे सकता था। अगर उसके पास ऑल मैजिक एफिनिटी और SSS प्लस क्लास टैलेंट ना होता तो वो अब तक राख हो चुका होता। आखिरकार वो देव भट्टी के सामने खड़ा था। वो एक साधारण धातु की बनी लग रही थी, लेकिन आर्यन उसके अंदर भरे माना के तूफान को महसूस कर सकता था। ये सिर्फ उसका आधार था, एक चौड़ा और आयताकार हिस्सा। उस पर दरारें साफ दिख रही थीं और ऊपर का हिस्सा गायब था। लेकिन अपनी टूटी फूटी हालत में भी वो आर्यन की देखी अब तक की सबसे बेहतरीन चीज थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद कुदरत ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। उसकी सतह पर अजीब सी नक्काशी चमक रही थी, जैसे आर्यन को उसके अंदर छिपे राज जानने के लिए बुला रही हो। आर्यन ने झुककर अपना हाथ नक्काशी की पहली लाइन पर रखा। सन। छूते ही जानकारियों का एक सैलाब आर्यन के दिमाग पर टूट पड़ा। उसने दर्द से अपना सिल पकड़ लिया। खंडित देव भट्टी से कनेक्ट हो रहा है, कंटेंट डाउनलोड हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोग्रेस 10%, 59%, 99%। चेतावनी, यूजर को दिमाग में भयानक दर्द होगा। क्या आप इमरजेंसी शटडाउन शुरू करना चाहते हैं? आर्यन को लग रहा था जैसे उसका सिर 2 टुकड़ों में फट जाएगा, लेकिन उसने इमरजेंसी शटडाउन से इनकार कर दिया। वो इसे अपनी इच्छा शक्ति से पार करेगा। वो लड़खड़ाते हुए आग से बाहर निकला और जमीन पर गिर पड़ा। राजा बीरू घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद दर्द कम हुआ और आर्यन ने आंखें खोली। बधाई हो आर्यन, सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया है। मैं साथी 3.0 हूं, आपका पर्सनल AI असिस्टेंट, रहस्यमयी कलाओं का ज्ञानी और मैजिक इंप्लीमेंटेशन में नौसिखिया। आर्यन को अपने पुराने दोस्त की आवाज ज्यादा साफ और जिंदा लग रही थी। तुमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लिया? हाँ आर्यन, मैंने खंडित देव भट्टी में मौजूद सारा ज्ञान सोख लिया है। मैजिक इंप्लीमेंटेशन में नौसिखिया? इसका क्या मतलब?
देव भट्टी के टूटे होने के कारण मैं सिर्फ मैजिक इम्प्लीमेंटेशन की बेसिक बातें ही सीख पाया हूं। प्राचीन कारीगरों के हिसाब से मैं अभी बस एक नया शागिर्द हूं। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। क्या मैजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूं? क्या मैं चीजों में जादू डाल सकता हूं? सही पकड़े हैं आर्यन। अब तुम किसी भी बेजान चीज में एलिमेंटल माना डाल सकते हो। आर्यन को देव भट्टी से कुछ अविश्वसनीय मिला था। इस दुनिया में अब तक कोई भी बेजान चीजों में माना नहीं डाल पाया था, क्योंकि ये ज्ञान देव भट्टी में छिपा था और अब आर्यन ये जानता था। सिर्फ इतना ही नहीं आर्यन, देव भट्टी का ज्यादातर ज्ञान स्किल्स और टैलेंट्स के बारे में था। अब तुम मौजूदा स्किल्स को मिलाकर नई स्किल्स बना सकते हो और ये नई ताकत तुम अपने किसी भी साथी को कभी भी दे सकते हो। आर्यन के पास अब तक की सबसे बड़ी ताकत आ गई है। क्या वो अपने साथियों को सुपर ह्यूमन बना देगा? और क्या होगा जब दुनिया को इस नए भगवान का पता चलेगा? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।